Yes, very good afternoon to all of you. Welcome back once again. Let's start with the accounts lecture. And वॉलेंटियर बनो, अगर आप में कोई टैलेंट है तो शो इट, डोंट बी शाय, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी जो हमारी 12th की बैच है, जो लास्ट ईयर 11th में थे, तो उसमें दो तीन लड़कियां बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करती थी और बॉयज़ में भी थे कुछ बच्चे, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। आप लोग भी करो, थोड़ा सा एनर्जी आएगा क्लास में और थोड़ा एंटरटेनमेंट भी रहेगा, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता। अभी किसको गाना आता है पता नहीं, आपके चेहरे देख के लगता नहीं आपकी आवाज़ अच्छी होगी, पर मतलब ऐसे बोल रहा हूँ मैं कि गायक वाला चेहरा मुझे कोई दिख नहीं रहा है, पर कोई ना कोई तो होगा छुपा रुस्तम जो अच्छा गाता होगा। है कोई, क्या गाती होगी? मैं, एक मिनट, मेरा आवाज ढंग से सुनो और बताओ मैं अच्छा गाता हूँ क्या? है ना? जीत बोल रहा है मैं गाऊंगा। जीत गा रहा है गेमिंग, वो प्ले स्टेशन गेमिंग में एक्सपर्ट है वो। छोड़ो फिर, देखते हैं कल परसों में कोई रेडी हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर चलता है ऐसे ही। तो फिर मैं इस पे ही गाना लगा दूंगा स्पीकर पे, वो सुन लेना। आइए हम शुरू करें सबसे प्यारा सब्जेक्ट आपके पूरे कॉमर्स जर्नी का नाम है अकाउंट्स। आप बेसिकली इसको अकाउंट्स बोलते हो, पर आपका जो ऑफिशियल सब्जेक्ट नेम है वो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, 12th में हम इसे सिर्फ अकाउंटेंसी कहेंगे। अभी हम दो पार्ट्स इस पर्टिकुलर जर्नी में, 11th स्टैंडर्ड की जर्नी में अकाउंट सब्जेक्ट में हम दो पार्ट्स पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे बुक कीपिंग एंड सेकेंड हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी। ये दोनों पार्ट्स इसी 11th स्टैंडर्ड में आपके हो जाएंगे। नाउ व्हाट इज बुक कीपिंग एंड व्हाट इज अकाउंटेंसी, दोनों का डिफरेंस क्या है ये हमें समझना है। बट उसमें जाने से पहले थोड़ा सा मुझे बताओ, आप अकाउंट्स के बारे में क्या जानते हो? थोड़ा सा कुछ आइडिया आपको होगा तो शेयर करो। अकाउंट्स यानी क्या? रेज योर हैंड्स एंड आंसर। अकाउंट्स यानी आपके दिमाग में क्या पिक्चर है? मुझे थोड़ा आइडिया मिलेगा तो उस हिसाब से फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। सब्जेक्ट बड़ा आसान है, ये पहले ही बोल दूँ, बहुत मज़ा आएगा आपको। और हर बच्चा इसमें 95 99 तक मार्क्स स्कोर करता है, 100 आउट ऑफ 100 भी बहुत बच्चों ने स्कोर किया है। इट इज़ वेरी इजी, बट ऑब्वियसली यू डोंट नो एनीथिंग येट, तो यू हैव टू स्टडी। ऐसा मत समझना कि हाँ ठीक है फिर इजी तो पढ़ते का एक, ऐसा नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा ही, तभी आपको वो आसान लगेगा। ठीक है, तो कुछ आपको आइडिया हो अकाउंट्स के बारे में तो शेयर करो, जो भी आपको पता हो थोड़ा सा। सर ऐसा ऐसा रहता है, ऐसा करते हैं। आपने कभी देखा हो अपने पिताजी को कुछ अकाउंटिंग करते वक्त, कि बैलेंस शीट देखी हो, वो दिखाएंगे नहीं आपको वैसे उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा हो, कितना प्रॉफिट पापा कमा रहे हैं आपके साल भर में, उसमें से आप पे कितना खर्च हो रहा है। ऐसा कभी कुछ एक्सपीरियंस किया है? नहीं, ठीक है। तो आपने इतना तो देखा ही होगा डेफिनेटली कि हर बिजनेसमैन अपने सारे ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करता है। हिसाब किताब रखना बहुत जरूरी है, और जो बिजनेसमैन नहीं रखता है वो बिजनेसमैन ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता है कि वो पैसे एक्चुअली कमा रहा है कि वो नुकसान में जा रहा है। उसे ये जानकारी ही नहीं होती कभी, वो बस अंधाधुंध काम करते रहता है, करते रहता है। आप में से कोई सिंधी है? एक, ठीक है, बच्चा है, ओके। तो सिंधी लोगों में कुछ होते हैं बहुत डेयरिंग में बिजनेस करते हैं वो लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बहुत कम मेंटेन करते हैं, उनके हिसाब किताब ज़्यादा नहीं होते। वो बोलते हैं अरे आ रहा है जा रहा है, खत्म बात। यानी अपना खर्च निकल रहा है ना तो बिजनेस चल रहा है। लेकिन मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं वो भी ऐसे करते हैं, पर उनको मैंने फिर थोड़ा सा बताया कि यार अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है और क्या उसके फ़ायदे हैं। जब उनको समझ आए तो एक्चुअली उनको रियलाइज़ हुआ कि वी वर मेकिंग अ मिस्टेक, एंड अब वो भी प्रॉपर अकाउंटिंग करते हैं। तो अकाउंट्स में हमें बेसिकली सीखना क्या है, जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस आपके होते हैं उनको प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करना। एक होता है रिकॉर्ड करना और एक होता है प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करना। मैं आपसे कहूं कि आप, जैसे आज आप समझो 7th में आ चुके हो, लेकिन आप 10th स्टैंडर्ड की ही आपकी नोटबुक में कुछ पेजेस खाली पड़े थे तो वही लेके आ गए, सपोज। ऐसा होना तो नहीं चाहिए पर ऐसा हो रहा होगा, मे भी कुछ बच्चों ने किया होगा ऐसा कि बाद में कर लेंगे फेयर।
अब वो 10th स्टैंडर्ड की बुक में ही आप आगे लिख रहे हो, सब मिक्स हो गया है पूरा। और आप यहाँ मैथ्स, अकाउंट्स, और फिर वो हिंदी मराठी, जब भी कॉलेज शुरू होगी सारा कुछ एक ही बुक में चल रहा है आपका, सब खिचड़ी उसमें। बताओ कैसे पढ़ पाओगे आप, जब बाद में आपको वापस कभी रिवीजन करने की इच्छा हो गई, मुश्किल है होना पर हो गई, कहाँ से पढ़े, कहाँ देखे, कहाँ क्या लिखा है, कुछ समझ आएगा नहीं। तो ये क्या हो गया, वी हैव जस्ट रिकॉर्डेड, हमने सिर्फ लिख कर रखा है। लेकिन प्रॉपर रिकॉर्डिंग किसे कहते हैं? प्रॉपर रिकॉर्डिंग सर हर एक का नोटबुक अलग है, तो प्रॉपर कवर लगा हुआ है, उसमें नाम लिखा हुआ है कि ये नोटबुक किसका है। और तो हम वो बुक के ऐसे भी लिखते हैं ना, वो कुछ करते हैं हम लोग करते हैं वैसे, तो वो भी कर रखा है। तो उससे हमें आइडेंटिफाई होता है कि किस बुक में कौन से सब्जेक्ट का नॉलेज है और फिर उसमें से कैसे रिवाइज करना है, वो भी चैप्टर वाइज आपने उसको बराबर से बाइफरकेट किया। तो इसे कहते हैं प्रॉपर रिकॉर्डिंग। अब ये तो हो गया आपकी पढ़ाई का, लेकिन हमें करना है किसका? बिजनेस का। अब बिजनेस में एन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। हम माल खरीदी करते हैं, माल बेचते हैं, हम बैंक में पैसा भरते हैं, बैंक से पैसा निकलता है, और जो ओनर होता है बिजनेस का वो अपने घर पर भी बहुत सारी चीज़ों के खर्च करता है, घर पे जो भी खाने पीने की चीज़ें वो लाता है, बच्चों की स्कूल फीस भरता है, ट्यूशन फीस भरता है, गाड़ी में पेट्रोल, एंड एन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, एन नंबर ऑफ खर्चे हैं, और कमाई के भी साधन अलग अलग। उन सब को एक प्रॉपर रिकॉर्ड करना इज व्हाट बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग सिंपली इज रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बट जब मैं यहाँ पर बिजनेस ट्रांजैक्शंस बोल रहा हूँ बच्चों, तो माइंड माय वर्ड्स, बिजनेस ट्रांजैक्शन में पर्सनल ट्रांजैक्शन नहीं आने चाहिए। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि ट्रांजैक्शन तो बहुत सारे हैं, घर पे भी हम बहुत सारी चीज़ें लेके जाते हैं। जैसे अभी पिताजी आपके दुकान से आ रहे होंगे और मम्मी आपकी फ़ोन करती है उनको कि आते वक्त पनीर लेके आना है, कोथंबीर लेके आना है, टमाटर लेके आना है, जो भी मंगाना है। तो ये पैसे तो बिजनेस के ही खर्च होते हैं उसमें, क्योंकि जेब में जो दिन भर का पैसा आया हुआ होता है उसी से पिताजी आपके वो दूध दही जो भी लाना है वो पैसे देकर लाएंगे। तो पैसे तो बिजनेस के खर्च हुए, लेकिन वो ट्रांजैक्शन बिजनेस का नहीं, क्योंकि वो चीज़ आपके घर पे सेल्फ कंजम्पशन के लिए। तो यहाँ पर हमारा पूरा जो फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा? बिजनेस के ट्रांजैक्शन। ठीक, धीरे धीरे आपको ये बात और समझ में आएगी। तो सर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, पहले मैं बात कर रहा हूँ बुक कीपिंग की, इट इज कंप्लीटली रिलेटेड विद रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, ठीक है सर, सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है फॉर पर्पज ऑफ टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस। हमको बहुत सारे डिसीजन, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने सपोज एक बिजनेस चालू किया था 2 साल पहले, कोविड आया था, कोविड के बाद ऐसा लग रहा था कि अभी क्या होगा कैसे होगा, समझ नहीं आ रहा था। तो एक बिजनेस हमने 3 दोस्तों ने मिलकर शुरू किया। अब हमारा अकाउंटिंग वगैरह सब एकदम प्रॉपर है। 2 साल वो उस बिजनेस को करने के बाद थर्ड ईयर में हमको रियलाइज़ हुआ कि यार ये बिजनेस में तो बहुत इन्वेस्ट किया है पर उतने रिटर्न्स नहीं आ रहे। 3 साल तक हमने कोशिश की उसको ग्रो करने की, पर हमने अकाउंटिंग कर रखा था इसलिए हमें समझ आ रहा है कि यहाँ से रिटर्न्स नहीं आ रहे। वही पैसे अगर हमने किसी एक पर्टिकुलर शेयर में या किसी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, एक पर्टिकुलर और कहीं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में, या सिंपली हमने सिर्फ उतने पैसों का गोल्ड भी लेके रखा होता ना, तो आज हमारे पास कहीं ज़्यादा पैसे होते जितने उस बिजनेस से हमने कमाए। बट ये हमें क्यों समझ आ रहा है? क्योंकि वी कैन सी द नंबर्स कि हम क्या कमा रहे उतना पैसा इन्वेस्ट करके। अगर समझो हम ये नहीं करते तो फिर तो सर बिजनेस चलता तो दिख ही रहा है, चल तो रहा है ना, माल बिक रहा है, गिराई आ रहे हैं, वहाँ पे खरीदी बिक्री सब हो रहा है, बोले बढ़िया चल रहा है, चलने दो। पर जब नंबर्स दिख रहे तो व्हाट वी कैन टेक सम इंपॉर्टेंट डिसीजंस कि अरे वी आर मेकिंग अ मिस्टेक, हम इससे कहीं ज्यादा कहीं और से कमा सकते हैं। यहाँ इस बिजनेस में इतने पैसे डाले, इतने पैसे का सोना लेके रख देते तो वो सोने के पैसे आज जो बढ़ जाते वो बहुत ज्यादा होते करके हमने तब बेवकूफ़ी का डिसीजन लिया है ऑब्वियसली। तो ये कब समझ आ रहा है? जब हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर वे में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, आपके ऑपरेशंस की फिजिबिलिटी, तो मैंने अभी बोला फिजिबिलिटी यानी क्या, सही चल रहा है कि नहीं, गड़बड़ है तो नहीं कुछ, तो हमारे बिजनेस में गड़बड़ हो रही है, हमारा बिजनेस फीजिबल नहीं है, हमारा बिजनेस ठीक है, इतना मज़ेदार नहीं है, तो अब हम सोच रहे हैं उसको अगले साल बंद कर देंगे, क्योंकि एकदम से नहीं कर सकते, अगले साल बंद कर देंगे और वो सारा पैसा वहाँ से निकाल के कहीं और इन्वेस्ट। तो हमने 3 साल में पैसा कमाया, लेकिन कहीं और से ज़्यादा कमा सकते थे, कम कमाया, हमने बंद करने का डिसाइड। तो हमारा ऑपरेशंस फीजिबल नहीं निकले, हम उसको बंद कर रहे हैं। वैसे ही प्रॉफिटेबिलिटी आपके बिजनेस की कितनी,
प्रॉफिट कितना कमा रहे हो ये आपको रिकॉर्डिंग करोगे तो पता चलेगा, और आपने बिजनेस कंटिन्यू, दिस ऑल्सो यू विल गेट टू नो इफ यू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन प्रॉपरली। तो सर, और ये जो हम रिकॉर्डिंग करेंगे किसके किसके काम आएगा, वो भी लिखा है। तो सबसे पहले तो बोलो किसके काम आएगा, खुद के, ओनर के। अभी मैं मेरे एकेडमी के सारी अकाउंटिंग करता हूँ तो मेरे को काम आता है ना, मेरे को दिखता है लास्ट ईयर मैंने कैसे परफॉर्म किया, उसके लास्ट ईयर मैंने कैसे परफॉर्म किया, नेक्स्ट ईयर मेरे टारगेट्स क्या है। आई कैन ऑब्वियसली स्टडी और मैं डिसीजन मेकिंग कर सकता हूँ। लेकिन उसके अलावा ओनर के अलावा मैनेजर के लिए भी ये काम में आता है। मैनेजर को समझ आता है ना फिर कि वो जो बिजनेस चला रहा है वो, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो ओनर है मिस्टर मुकेश अंबानी, तो वो थोड़ी खुद हर बिजनेस को संभालते हैं, उन्होंने मैनेजर्स लगा रखे हैं। तो अब ओनर को तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स यानी बिजनेस के रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग काम आता ही है, बट उसके अलावा जो मैनेज कर रहा है बिजनेस, उसे भी काम में आता है कि वो सही ढंग से मैनेज कर रहा है या नहीं। इसके अलावा गवर्नमेंट को क्यों काम आएगा, आपको मालूम है? वेरी गुड, एक ही वर्ड है, बात ही खत्म। क्या? तो गवर्नमेंट को आपसे क्या चाहिए? अच्छा, टैक्स किस पर लगता है ये बताओ, चलो थोड़ा सा आपका नॉलेज चेक करते हैं। टैक्स किस पर लगता है? मैं करेक्ट आंसर एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा, आपको जो पता है वो बोलो। टैक्स गुड्स पर लगता है, सर्विसेज पे भी लगता है, वेरी गुड, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, और एनुअल इनकम पे लगता है, वेरी गुड। तो बेसिकली आपने जो नाम बताए एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर्स, बट आपने दो टैक्सेस के टाइप्स भी बता दिए एकदम अच्छे से, पर आपको पता नहीं कि वो दो टाइप्स हैं। वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स यानी क्या? डायरेक्ट टैक्स मतलब जो डायरेक्टली जिस इंसान को लग रहा है उसे पता है कितना लग रहा है और वही उसे भर रहा है। सर मतलब जैसे मैंने साल भर में जो भी पैसा कमाया, मुझे उस पर इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। सर इनकम टैक्स यानी जो इनकम आपने इस इंडिया की टेरिटरी में रहकर अर्न किया है, ऑब्वियसली आपने इंडिया के रिसोर्सेज को यूज किया है, यहाँ की पब्लिक, यहाँ के रोड्स, यहाँ के जो भी इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ की वाटर मैनेजमेंट है, जो कुछ भी फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, जिसका आप डायरेक्ट तो पैसा नहीं देते, वो सर्विसेज यूज करके आपने यहाँ पैसा कमाया। उन सर्विसेज को आगे भी हम देते रहे, गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करते रहे, इसलिए गवर्नमेंट क्या मांगती है कि जो तुमने कमाया उसमें से थोड़ा इधर लाओ, क्योंकि उसको कमाने के लिए हमने तुमको साधन दिए हैं। सपोज ये रोड्स नहीं है, आपके घर से यहाँ तक आने का रोड ही नहीं है प्रॉपर, तो आप यहाँ तक पहुँच पाओगे? क्या मैं आपसे जो फीस कमाने वाला हूँ क्या मैं वो कमा पाऊंगा? ऑब्वियसली नहीं। तो ये रोड बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हमारे दोनों के कम्युनिकेशन के। आपको नॉलेज नहीं मिल पाएगा, आप यहाँ तक पहुँच नहीं पाओगे। तो ऑब्वियस है कि ये जो रोड्स वगैरह प्रोवाइड कर रही गवर्नमेंट, इसका वो कुछ ना कुछ शेयर मांग रही है, तो उसको कहते हैं इनकम टैक्स। बस इनकम टैक्स ऐसा है कि जितना आपने कमाया आपको उस पर उतना टैक्स लगेगा और वो आपको पता चलेगा, इसलिए उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। लेकिन जीएसटी, जीएसटी तो आपने सुना ही होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसकी भी हम सारी अकाउंटिंग सीखने वाले हैं। जीएसटी क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, सारी बातें होने वाली पर, और आपको मैं जीएसटी का एक्चुअल कैसा चक्रव्यूह है वो सारा यहाँ समझाऊंगा, बढ़िया सा चार्ट बना के आपको समझाऊंगा। तो बात की बात है सारी, अभी तो बेस। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये इनडायरेक्ट टैक्स है। आप ये किताबें खरीदने गए ना तो आपको जीएसटी लगा है, बट क्या आपको पता है कितना? कुछ ही नहीं पता। आपको सामने वाले ने बोला 150 रुपये की किताब है, आपने 150 रुपये दिया, चले आ गए, तो 150 रुपये में कुछ पार्ट गवर्नमेंट को ऑलरेडी जा चुका है जो जीएसटी के नाम से गए, तो वो बेयर आपने किया है, बट यू डोंट नो हाउ मच यू हैव बेयर्ड, इसीलिए इसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, बिकॉज द पर्सन हु इज पेइंग दैट टैक्स डोंट नो अबाउट दैट टैक्स। आपको नहीं मालूम। आप पेन खरीद के लाते हो आपको जीएसटी लगता है, आप एक चॉकलेट खरीद के लाते हो आपको जीएसटी लगता है, आप जो चीज खरीद के लाते हो आपको जीएसटी, कुछ चीज़ों को छोड़कर। कौन सी चीज़ों को छोड़ दे? तो जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है जिसको हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, वेजिटेबल्स है, उन पर आपको जीएसटी नहीं लगता है। जो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं उन पर जीएसटी नहीं लगता। मेडिसिन को इसमें काउंट मत करना, मेडिसिन पे जीएसटी लगता है, लेकिन लग्जरी गुड्स पे ज़्यादा लगता है। जैसे आप अगर गोल्ड खरीदने जाओ या आपको एक लग्जरी कार, आप रोल्स रॉयस की गाड़ी खरीदने जाओ, उस पर आपको 28% का जीएसटी लगेगा। आप मर्सिडीज की गाड़ी खरीदने जाओ 28%,
तो 1 करोड़ की गाड़ी खरीदी तो 28 लाख रुपए आपको जीएसटी दी गवर्नमेंट को। जैसे फॉर्च्यूनर का एक बार ब्रेकअप आया था, फॉर्च्यूनर, एक फॉर्च्यूनर सेल होती है ना तो गवर्नमेंट को 18.5 लाख रुपए की कमाई होती है, और टोयोटा कंपनी को एक फॉर्च्यूनर बेचकर 1.5 लाख रुपए की कमाई। मतलब जो खुद बेचारा गाड़ी बना रहा है वो कितने कमा रहा है, 1,50,000 एक गाड़ी बेचकर, फॉर्च्यूनर को बेचकर। और जो इंसान, मतलब इसमें सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दिए मैंने, उनके एम्प्लॉय की सैलरी, शोरूम के एक्सपेंसेस, एसी का बिल, वो सब मैंने माइनस कर दिया। तो शोरूम के सारे खर्चे वर्चे करने के बाद में वो टोयोटा कंपनी खुद 1.5 लाख कमाती है एक फॉर्च्यूनर, लेकिन गवर्नमेंट 18.5 लाख कमाती है, वो भी फॉर्च्यूनर वो खुद बनाती नहीं है, दूसरा बनाता है, टैक्सेस लगाते हैं। तो उसमें रोड टैक्स आ जाता है और उसमें भी जीएसटी, बिकॉज अगेन इट्स अ लग्जरी कार, तो लग्जरी कार आई तो वहाँ पे टैक्सेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो 2 टाइप के टैक्सेस है। पर बताओ अब ये टैक्सेस पे करने, मेरे पास गवर्नमेंट आई, मैं इंडियन हुआ, आपको इंडियन मेंटालिटी समझ में आती है, अब भी इंडियन, मेरे पास गवर्नमेंट आई, यश भाई बहुत पैसा कमा रहे हो सुना है। नहीं हो सर, घर में खाने को पैसे नहीं। क्या पैसे कमा रहे कर रहे हैं? नहीं नहीं, हमने सुना है तुमने बहुत पैसे कमाए, इतने इतने कमाए हैं, इतना इतना तुम्हारा टैक्स हुआ है, फटाफट दे दो। नहीं, कुछ बताओ, प्रूफ बताओ। मैंने कुछ कमाया ही नहीं, कुछ कमाया, उल्टा तुम मुझे टैक्स दो घर चलाने के लिए, मैं नुकसान में हूँ, मेरे घर पे कुछ भी नहीं खाने पीने के लिए, तो आप मुझे पैसे दो, आप गवर्नमेंट हो, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे संभालना। गवर्नमेंट पहली बात तो कुछ देती नहीं, ये बात याद रखिए, गवर्नमेंट सिर्फ हमसे वसूल करती है। ओके, फर्स्ट थिंग। बट सेकेंड थिंग, ये डिस्प्यूट चालू हो गया हमारे बीच में, एक झगड़ा चालू हो गया। मैं बोल रहा हूँ मैंने कुछ कमाया नहीं, गवर्नमेंट बोल रही नहीं तूने बहुत कमाया, हमको मालूम पड़ा है, हमने बाहर से सूत्रों से हमारे पता किया है, हमने अलग अलग सोर्सेज से। अब सोर्सेज बहुत सारे होते हैं, उसमें सबसे प्राइम सोर्स है बैंक, क्योंकि मेरे बैंक में पैसे आते जाते, तो उनसे पता चल जाता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के पास में पूरा का पूरा बैंक स्टेटमेंट जाता है आपका, अगर आपके बैंक स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ट्रांसफर है तो। इसीलिए तो बोलते हैं कैश में धंधा करो, समझते हो आप, कि कैश में आप क्या करते हो किसी को पता नहीं चलेगा, और आप झूठ बोलते रहो, कोई कुछ नहीं कर सकता। बस वो कैश घर पे मत रखना, कहीं और छुपा के रखना, मेरे पास दे देना। लेकिन गवर्नमेंट ने मुझसे टैक्सेस मांगे, मैं बोल रहा हूँ यार मैंने कमाया नहीं, तुम टैक्स मांग रहे हो, पहले कमाने तो दो फिर टैक्स दे दूंगा। गवर्नमेंट बोल रही नहीं तूने बहुत कमाया, बताओ ये डिस्प्यूट सॉल्व कैसे होगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आई हैव माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड। तो गवर्नमेंट जब बोलेगी कि तूने कमाया है, मैं बोलूँगा ये लो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और ये मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाए हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट वो इंसान है गवर्नमेंट जिस पे भरोसा करती है, गवर्नमेंट हम पे भरोसा करती है कि हम किसी भी इंसान के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई एकदम सही मैनर में करेंगे, विदाउट एनी मिसचीफ, कुछ गलत नहीं करेंगे। तो हम पूरी चेक करेंगे कि उसने सच में जो कुछ लिखा है वो सही है या गलत। और उसमें आप वो आप सब सीखोगे जब अगर आप सीए करोगे कि कैसे वो चेक किया जाता है। तो वो अगर गलत निकला तो मैं उसको ऑडिट नहीं करूँगा, साइन नहीं करूँगा, उस डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करूँगा, उस प्रॉफिट एंड लॉस को मैं इनवैलिड बोल दूंगा। अब गवर्नमेंट बोलेंगे ये गलत है, तो गवर्नमेंट फिर अपने हिसाब से टैक्स लगा देगी। लेकिन वही अगर वो सारी जानकारी मुझे सच बताएगा मेरा क्लाइंट, तो मैं हर चीज़ ऑडिट, तब उसमें मैं साइन कर दूंगा, उसको बोलूँगा कि आई वेरीफाइड दिस एंड दिस इज़ करेक्ट। अब गवर्नमेंट को जब वो दिखाएगा ये देखो सीए ने ऑडिट किया हुआ है, ये मैंने साल में 2 लाख रुपए कमाए, 2 लाख पे टैक्स ही नहीं लगता, हाँ ठीक है अब कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बताओ गवर्नमेंट और क्लाइंट के बीच का डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व हुआ? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, यानी आपने जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस के साल भर में किए हैं और जो भी आपने कमाया है, अगर आपने सही ढंग से लिख करके दिखाया है और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन से चेक करवाया है, उस पर उसकी सिग्नेचर है, आप बच गए, आपको कोई टैक्स नहीं लगता। जीएसटी से कोई नहीं बच, सबको लगता है। जीएसटी मतलब गरीब से गरीब को लगता है, अमीर से अमीर को लगता है, सबको सेम लगता है, एक समान लगता है। ऐसा नहीं कि अमीरों को ज़्यादा लगता है गरीबों को कम लगता है, लेकिन वो सबको एक ही जैसा लगता है। पर इनकम टैक्स अपनी अपनी कमाई के हिसाब से, इसको जितनी कमाई है उसके हिसाब से उसको, इसलिए उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट बर्डन आता है हमारे ऊपर। और इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा है कि हमें लग तो जाता है पर पता नहीं चलता है कि हमें लग के चले। अच्छा, तो गवर्नमेंट के लिए भी बुक्स ऑफ अकाउंट बड़े इंपॉर्टेंट है। यही बात समझ में कि कैसे इंपॉर्टेंट है? टैक्सेस कम ज़्यादा अगर वो कर देते हैं तो ऑब्वियसली ये तो नुकसान होगा ना गवर्नमेंट का। नेक्स्ट इज इन्वेस्टर्स। सपोज कल को आप में से बच्चे मिलकर के एक स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं,
और वो मेरे पास आते हैं कि यस सर इतना पैसा कमा के बैठे हो, तो लाओ ज़रा अभी इधर, क्या चाहिए तुमको, इन्वेस्ट करो बोले हमारे स्टार्टअप में 2-3 करोड़ रुपए। तो ठीक है, तुम्हारा स्टार्टअप बताओ तो सही पहले क्या है, किस बारे में तुम काम कर रहे हो, तुमने अभी तक क्या क्या किया है, क्योंकि ऐसे ही तुम पहले दिन आ जाओ और पैसे मांगो तो कोई नहीं देगा। तो पहले तुमको 3-4 महीने 3-4 साल खुद से बिजनेस करना होता है। इवन आपने शार्क टैंक देखा होगा, तो उसमें जो भी बातें होती है वो सारी उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से होती है। वो जो भी प्रॉफिट्स बता रहे हैं, वो जो भी वहाँ पे टर्नओवर बता रहे हैं, टर्नओवर यानी क्या, टोटल सेल्स, साल भर का सेल्स, वेरी गुड, आपको ये पता है, बहुत अच्छी, साल भर का सेल्स, ये शार्क टैंक पे वो ओरली बोल रहे हैं, तो क्या वो शार्क्स ऐसे ही हाँ 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 मान लेते हैं क्या? नहीं, ऑलरेडी उसके पहले उनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट कर दिए जाते हैं जब वो फॉर्म भरते हैं, जो भी जिसको भी शार्क टैंक में जाना है, और वो सारा वेरीफाइड होता है। उसके बाद उस इंसान को उस शार्क टैंक फंक्शन उस प्रोग्राम में आने का मौका मिलता है, वहाँ पर आके फिर अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकता है। और वो वहाँ जो कुछ भी बोलता है वो सारा किस पे है, बुक्स ऑफ। अब वो इन्वेस्टर यानी वो शार्क्स जो बैठे हैं, या जैसे आप बिजनेस शुरू कर रहे हो और मुझे आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, तो मैं, आपने ओरली क्या बोला, हम बहुत धंधा कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, क्यों बैठ रहे, तो मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखा, उसमें लिखा हुआ है तो मैं मानूंगा कि तू ये कर रहा है और तेरे पास ये सब है, तेरी ये एसेट्स है, तेरा ये प्रॉफिट है, तेरा धंधा बहुत जोरदार है, मैं उसमें इन्वेस्ट। तो इन्वेस्टर के लिए भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स उतने इंपॉर्टेंट हो गए। नेक्स्ट, कस्टमर एंड एम्प्लॉयज, ऑब्वियसली कस्टमर के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेट्स चेक आपका कॉमन सेंस। कस्टमर यानी आपको मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या लेना देना? आप पहले कनेक्शन समझ रहे हो मैं क्या पूछ रहा हूँ? आप किसी किराना दुकान में बिस्किट खरीदने गए हो और आप बोल रहे हो उसको, नहीं नहीं पहले तुम्हारी बैलेंस शीट दिखाओ, तुम कितना कमाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाओ, बताओ क्या वो आपको बिस्किट देगा? आपको कान में देगा? तो मेरे को एक बात बताओ, लिखा तो है लेकिन हमने, कस्टमर के लिए भी इंपॉर्टेंट है बुक्स ऑफ अकाउंट। आप लॉजिक लगा करके बता सकते हो कुछ, सर देखो ऐसे कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट हो, ट्राई करो। इन्वेस्टर तो अलग हो गया ना, इन्वेस्टर के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, मैं पूछ रहा हूँ कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट। कस्टमर भी, सिंपल, आप मेरे कस्टमर हो, क्या आपने एडमिशन लेते वक्त मुझसे मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगे क्या, सर आपके पिछले साल के ट्रांजैक्शन बताओ? नहीं। आपने रिजल्ट जरूर मेरा देखा होगा पहले कि सर आपका रिजल्ट अच्छा है, या मेरे पास जो क्लासेस आते हैं उनसे बात करी, पर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको क्या इंटरेस्ट? तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ लिखा है कि कस्टमर्स को भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंटरेस्ट होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्यों? लॉजिक लगा के आप बता सकते हो, देखना चाहते हो? ठीक है, तो लेट मी ट्राई। कस्टमर के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, पर कैसे? छोटे मोटे लेवल पे नहीं, अपने लेवल पे कुछ नहीं। आप मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं रखोगे, आप किसी के यहाँ बिस्किट खरीदने जाओगे तो उसको नहीं बोलोगे तेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखा। लेकिन सपोज आपने एक इंडस्ट्री शुरू की और उस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल आप खरीद के लाते हो कहाँ से? सैंपल के लिए पकड़ लेते हैं, आप वो रॉ मटेरियल सूरत से किसी एक ट्रेडर से खरीदते हो, और वो रॉ मटेरियल बड़ा क्रूशल है आपके प्रोडक्शन के लिए। आप एग्जांपल के लिए सपोज आप मोबाइल फ़ोन बनाते हो, अब मोबाइल फ़ोन की फैक्ट्री आपने शुरू की है, अब मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए जो कुछ भी लगता है, कोई एक कंपोनेंट है स्पेसिफिक, उसका आप सूरत से परचेस करते हो। सूरत में कोई एक फैक्ट्री है, वहाँ पर वो चीज़ बनती है, तो उनसे आप वो खरीद के लाते हो, फिर आप बाकी चीज़ें आप खुद बनाते हो और असेंबल करके आप मोबाइल फ़ोन बनाते हो। आपके मोबाइल फ़ोन के एडवर्टाइजमेंट देखकर लोग फिदा हो गए आप पे, ज़बरदस्त लोगों को भरोसा हो गया है, और आपके मोबाइल फ़ोन की सेल्स एकदम ऑल टाइम हाई जा रही। बताओ आप उस सेल्स को कब पूरा कर पाओगे? जब आप उतना प्रोडक्शन कर पाओगे, और उतना प्रोडक्शन करने के लिए आपको क्या लगेगा? रॉ मटेरियल, जो सूरत वाला देगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर सूरत वाला इनकेपेबल निकला, वो आपको उतना रॉ मटेरियल दे ही नहीं पाया जितने की आपको जरूरत थी, आपका अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ कि नहीं हुआ? आप उसके कौन हो बताओ? कस्टमर। तो जब आप अपने सप्लायर को सिलेक्ट करोगे इतने बड़े लेवल पर, सबसे पहले आप क्या देखोगे? तेरी कैपेसिटी भी है क्या,
क्योंकि हमारे जो प्रोस्पेक्ट्स है, यानी हमें जो बिजनेस बढ़ाना है वो तो बहुत बड़े लेवल पे जाना है। तो तू क्या हमारे साथ वहां तक चल भी सकता है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? वो बोलेगा अरे अरे सब हो जाएगा, देखो मत आप टेंशन मत लो, मैं सब कर लूंगा। लेकिन वो कर पाएगा कि नहीं, ये सिर्फ ओरली कोई भी भरोसा नहीं करेगा। किससे आप भरोसा करोगे? उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि उसके अकाउंट्स में क्या लिखा हुआ है, वो कितने का सेल करता है, कितने का परचेज करता है, उसका माल कहाँ कहाँ बिकता है, कैसे कैसे बिकता है। ये सारे पैरामीटर्स को आप स्टडी करोगे उसके बुक्स से, उसके अकाउंट से, तब आपको समझेगा कि हाँ ये केपेबल है और इसको मैंने मेरे साथ जोड़ना चाहिए। तो बताओ, एज अ कस्टमर आपके लिए उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि आप उस पर डिपेंड कर रहे हो। अगर कल को उसने हाथ ऊपर कर दिया कि नहीं मैं नहीं देता, अभी माल ही नहीं मेरे पास, मेरी फैक्ट्री बंद पड़ी है, सारे लेबर स्ट्राइक पे चले गए, आपके तो वाट लग गए। क्योंकि आपके सामने ऑर्डर्स आके पड़े हैं, लोगों ने सारे आपको ऑर्डर दे रखे कि मोबाइल भेजो इतने इतने, और आपको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, आप प्रोडक्शन ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए कस्टमर भी ऐसी लेवल पर पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करता है। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज मेरी, हमारी जो छोटी सी एक स्टार्टअप है, अगर उससे कुछ खरीदने की कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो पहले वो हमारे बुक्स मांगता है। भाई साहब पहले तुम्हारे बुक्स ला के दो, हमारा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ला के दो कि तुम्हारी कैपेसिटी भी है क्या हमारे सामने खड़े होने की। क्योंकि हम एक ऑर्डर डालेंगे तो तुम्हारा पूरा फैक्ट्री का माल गायब हो जाएगा, तुम अगला ऑर्डर कैसे फुलफिल करोगे? ये वो हमारे बुक्स थे। दैट्स इट फॉर कस्टमर्स। और बताओ, एम्प्लॉयज के लिए भी लिखा है मैंने, जरूरी है। एम्प्लॉयज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब आप बात पकड़ने लगे, देखो बराबर आप समझने लगे कि सर वो सैलरी दे पाएंगे कि नहीं हमारी, क्योंकि मैं उसका एम्प्लॉय बन रहा हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए आप मेरे पास आए, सर आपके पास जॉब दे दो, हाँ आजा कल से आजा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने कुछ पूछा ही नहीं, आपने कुछ चेक ही नहीं किया। मैंने आपसे 6-7 महीने काम करा लिया, अरे तेरे को एक्सपीरियंस मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम, पैसे तो मिल जाएंगे, पैसे कहाँ जा रहे हैं। 7 महीने बाद हमने दिवाला घोषित कर दिया, हम पूरी कंपनी बंद करके चले गए, और आपकी 7 महीने की मेहनत गई पानी में। कोई पगार ही नहीं दे रहा, कोई सैलरी ही नहीं मिली। मतलब इन शॉर्ट, आपको आपकी सैलरी कब मिलेगी? जब कंपनी प्रॉफिटेबल है। और कंपनी एक्चुअली प्रॉफिटेबल है ये आपको कैसे पता चलेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखकर। ऐसे ही तो कोई बोलेगा तो आप सुनने वाले हो नहीं। आई बात समझ? अच्छा, तो ये ऐसी कुछ बुक्स आपने शायद अपने घरों में देखी हो, अपने दुकानों में देखी। रेड कलर की बुक होती है, ये हमारे यहाँ ट्रेडिशन है। दिवाली के दिन हम पूजा करते हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था, दिवाली से दिवाली बुक्स बदले जाते थे, यानी हर दिवाली पे नई किताबें ऐसी खरीद के लाई जाती थी रेड कलर की। में लक्ष्मी माता का ऐसा फोटो लगाते हैं। फिर दिवाली के दिन वो जो पुजारी आते हैं वो इस पे कुकू वगैरह सब डाल के इसकी पूजा करते हैं, और फिर साल भर के सारे ट्रांजैक्शंस इसमें ही लिखे जाते हैं। तो इन्हें ही हम कहते हैं क्या, बुक्स। तो बुक यानी कोई ऐसा कोई बहुत ऐसा कोई अलग चीज़ नहीं है। आप सिंपल जो नोटबुक लेके बैठे हो उसमें भी आपके पिताजी अकाउंटिंग करना शुरू कर सकते हैं। बट हमारे यहाँ ज़्यादातर इनमें होता है, इनको हम बिजनेस के बनाते हैं। हमारे यहाँ जो भी, अब आज के ज़माने में तो देखो सारा इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। तब परसेंटेज वाइज बोले तो 60 to 70% लोग अब सब कुछ कंप्यूटर पर अकाउंटिंग करते हैं। पर अभी भी है कुछ लोग ऐसे जो पुराने ख्यालात के हैं, या जो उन्हें ऐसा लगता है कि कंप्यूटर्स में हमें नहीं जमता, फिर वो हाथों से ही लिखते हैं। तो वो ये किताबें खरीद के लाते हैं। और अगर कोई कंप्यूटर में करता भी है ना, फिर भी वो ये खरीद के लाता है, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेडिशन है दिवाली के दिन पूजा में ये किताबें होनी ही चाहिए, तभी लक्ष्मी माता की पूजा सही होती है, ऐसा मानते हैं। अलग अलग मान्यता। तो इन्हें हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहेंगे, इनमें हम सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। तो ये अकाउंटिंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ, यानी कहाँ से शुरुआत हुई, क्यों इसकी ज़रूरत लगी, थोड़ा सा इस पे क्या आपको फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रू और फॉल्स पूछते हैं ये लोग कभी कभी, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी ये हमारे सिलेबस में इतना कोई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य, नाम तो सुना ही होगा आपने। चंद्रगुप्त मौर्य का मिनिस्टर था कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। चाणक्य नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा। चाणक्य नीति, ये मतलब बहुत फेमस है, इसकी बड़ी बड़ी किताबें हैं और बहुत सारे इस पे वीडियोस भी बने हुए हैं। आप यूट्यूब पे अगर देखोगे तो बहुत कुछ मिलेगा आपको चाणक्य के बारे में। तो उन्हें कौटिल्य भी कहा जाता था, ऑल्सो वेल नोन बाय द नेम ऑफ चाणक्य। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन रेफरेंस टू अकाउंटिंग कैसे की जा सकती। ये थे मिस्टर कौटिल्य। इन्होंने वो अर्थशास्त्र किताब लिखी। वो किताब की आज भी बहुत सारी कॉपीज अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इंटरेस्ट हो आपको तो आप अर्थशास्त्र भी पढ़ सकते हो, बड़ा इंटरेस्टिंग बुक है, बट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड में चीज़ें डिस्कस की गई है। तो थोड़ा पहले आप लेवल बढ़ा लो फिर पढ़ो तो भी चलेगा, या आपको अगर लगता है कि अरे मेरे को तो अभी भी समझ जाएगा तो आप उसको ज़रूर रीड करो। इससे बेसिक चालू हुआ अकाउंटिंग का।
लेकिन बाद में इसे नाम दिया गया देसी नामा। तो हमारे देश में नाम रखा गया अर्थशास्त्र को, बाद में उन्होंने लेटर इट वाज कॉल्ड देसी नामा है ना, अकाउंटिंग को हम देसी नामा कहते थे। रोज किर्द ऐसे अलग अलग शब्द आए थे जिससे अकाउंटिंग को हम रेफर करते थे। फिर आया 1494, द वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। आपका सब्ट्रैक्शन चेक करते हैं, बताओ कितने साल पहले की बात। 1494, आज हम कहाँ जी रहे, 2024। कितने साल पहले, फास्ट, 729, 1494, 2024, 730, वेरी क्लोज। मतलब उसने, मेरे को लगता है ये साल गिना नहीं कि पहले के गिन लिए, तो ऐसे 720, बट एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। तो 1494 में मिस्टर लूका डी बार्गो पैसियोली, ये थे वो भाई साहब जो एक इटालियन मर्चेंट थे, बिजनेसमैन थे। इन्होंने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, हमको जो पूरा सिस्टम पढ़ना है, हमारा पूरा 11th का जो सिलेबस है वो ये सिस्टम को पढ़ना है कि कैसे इस सिस्टम का इस्तेमाल करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। सारा कुछ प्रैक्टिकल है, बस स्टार्ट में आपको थोड़ा सा मुझे बेसिक देना है कि अकाउंट्स यानी क्या। तो एक 2 लेक्चर में इसके लिए लूँगा, सिर्फ थोड़ी थ्योरी, फिर सारा प्रैक्टिकल हम डिस्कस चालू कर देंगे। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम 1494 में पहली बार मिस्टर डिबार्गो पेसिलियो ने ये बनाई। तो उन्होंने ऑब्वियसली सबको बताया, सबको सिखाया कि ऐसे हम अगर करेंगे तो एक मैजिकल अकाउंटिंग हमारे सामने। तो अकाउंट्स ये सब्जेक्ट इतना वास्ट है, इसमें मतलब इतनी सारी डेवलपमेंट्स हुई है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। धीरे धीरे एक एक करके आपके सामने आएगी। पहले अभी 11th में कुछ आएगा, फिर 12th में कुछ आएगा, फिर सीए फाउंडेशन में अगर आप सीए करोगे तो उसमें कुछ आएगा, ये इंटरमीडिएट और बीकॉम में आएगा, एमकॉम में और उसके आगे का एडवांस अकाउंटिंग आएगा, ये फाइनल में और एडवांस अकाउंटिंग आएगा। और उसके बाद भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो, अकाउंट्स में इतना कुछ सीखने पर बहुत ईजी है सब कुछ। तो इंटरेस्ट आ गया के लिए नेवर एंडिंग सब्जेक्ट आता है, ठीक है। दैट्स इट। तो मॉडर्न वर्ल्ड में हम अभी यही बुक कीपिंग का इस्तेमाल करते हैं, एंड बिजनेस अकाउंटिंग ये इनएविटेबल है, यानी इसको कोई टाल नहीं सकता, अभी सबको करना ज़रूरी ही है। जैसे जो, क्या नाम था एवेंजर्स में, कौन था वो विलन, थैनोस। थैनोस हमेशा बोलता था आई एम इनएविटेबल, तो मुझे कोई ख़त्म नहीं कर सकता, मुझे कोई मार नहीं सकता। वैसे ही मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में अकाउंटिंग के अलावा कुछ हो नहीं सकता। अकाउंटिंग इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बिजनेस इन डे टू। तो बुक कीपिंग का एक छोटा सा डेफिनेशन है, ज़्यादा हमें कुछ पढ़ना नहीं, सिर्फ देख लो कि इट इज़ एन आर्ट और साइंस, बट वी स्टडी इट इन कॉमर्स। so it is the art or science of systematic recording, सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना है, सिस्टमेटिकली क्लासीफाई करना है, समराइज करना है, किसको, सारे के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बताओ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी क्या। अच्छा, मैंने आपको समझो एक केक मंगवाया अभी, खाओ बच्चों केक, ये करो, क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन है क्योंकि कुछ तो गया, कुछ तो मैंने दिया, तो क्या ये ट्रांजैक्शन है। हाँ, लेकिन क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। मैंने आपसे बोला ये लो सब लोग 100-100 रुपये जाओ ये करो, आज जो करना करो 100 रुपये का, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो जिसमें पैसे का देना लेना हो रहा है सिंपली। लेकिन आगे लिख दिया क्या, ऑफ बिजनेस। अब बताओ, आप सभी को मैंने एक पार्टी दी, क्या ये मेरा बिजनेस का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। हाँ, हाँ। लेकिन मैंने मेरे दोस्तों को पार्टी दी, क्या ये मेरा बिजनेस का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ, नहीं। आपको पार्टी देना ये मेरे बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको पार्टी दूंगा यू विल फील गुड, कह रहे हमारे सर ने हमको पार्टी दी। तो टीचर्स ऑब्वियसली अपने स्टूडेंट्स को पार्टी क्यों देते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को लगे कि टीचर्स कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। तो अल्टीमेटली वो स्टूडेंट्स फिर हमारे लिए अच्छा फील करेंगे, तो उसका बेनिफिट मिलेगा बिजनेस को, बराबर। लेकिन वही मैं दोस्तों को पार्टी दे रहा हूँ तो ये कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, दैट्स इट। तो बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दोनों जरूरी है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। जनरली 1 ईयर। एक बात बताओ, आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में गए, आपने कुछ बुक्स खरीदी, लिखना शुरू किया, सेकेंड में भी उसी किताब में लिख रहे हो, थर्ड में भी उसी किताब में लिख रहे हो, फोर्थ में भी उसी, फर्स्ट से लेकर 10th तक एक ही बुक है, सारे सब्जेक्ट के लिए आपने एक एक बुक खरीद ली, ऐसे मोटी मोटी बुक, उसी में आप लिखते जा रहे हो।
बताओ फीजिबल है? क्या करते फिर हम हर साल अलग बुक बनाते हैं? क्यों बनाते हैं? सर सिंपल हो सके, क्या पढ़ रहे समझ में आए, कब क्या पढ़ना है वो समझ में आए, इसलिए हम हर साल बुक्स को बदलते हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मैंने 2001 में एक बिजनेस शुरू किया था, आज तक एक ही किताब में सारी के सारी अकाउंटिंग लिख रहा हूँ, और अब मुझे कुछ तो ढूंढना है, कहाँ ढूंढूं उस किताब में? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। इसीलिए क्या किया जाता है, वी डू ईयरली अकाउंटिंग, यानी हम हर साल की एक बुक्स बनाते हैं। जैसे मैंने कहा दिवाली को हम उनकी पूजा करते हैं, और फिर हम उसको साल भर के लिए यूज़ करते हैं, साल खत्म होता है, फिर वापस से हम नई बुक्स बनाते हैं। तो एवरी ईयर वी चेंज आर बुक्स, वी क्लोज द ओल्ड बुक्स एंड वी स्टार्ट इन रिकॉर्डिंग इन द न्यू बुक्स। फिर उन नई बुक्स में हम रिकॉर्ड करते हैं हर साल। इससे फ़ायदा ये है कि हमको हर साल का अलग अलग रिकॉर्डिंग मिलेगी, हम बिजनेस डिसीजंस ले सकते हैं। दैट्स इट। तो बुक कीपिंग का एक छोटा सा डेफिनेशन था। अभी बुक कीपिंग के फीचर्स क्या है, तो मैं थ्योरी फटाफट ख़त्म कर देता हूँ। रोज के रोज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, अभी जो हुआ मुझे तुरंत रिकॉर्ड करना है। जैसे आप में से कोई बच्चा मुझे आज फीस पे करेगा, मैं उसको रिकॉर्ड कर दूंगा तुरंत के तुरंत। तो डे टू डे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। सिर्फ और सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी? ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। मेरे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ना, वो मुझसे बड़ा प्यार करते हैं। तो इसे कैसे रिकॉर्ड करूँ? सर ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करूँ, रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, और स्पेसिफिक पीरियड क्या होता है? जनरली अ ईयर। माइंड माय वर्ड्स, ईयर डज नॉट मीन कैलेंडर ईयर। बताओ कितने टाइप्स के ईयर होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईयर। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईयर। फर्स्ट इज कैलेंडर ईयर। एक ईयर कौन सा होता है? कैलेंडर ईयर, जो जनरली कब शुरू होता है, मतलब आपको पता ही हो, तो 1 जनवरी को शुरू होता है और 31 दिसंबर को खत्म होता है। सेकेंड टाइप ऑफ ईयर इज फाइनेंशियल ईयर। व्हाट इज अ फाइनेंशियल ईयर? ये वेरी गुड। तो ये 31 मार्च नेक्स्ट ईयर यानी 25 को खत्म होगा। 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर को स्टार्ट होता है, 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर को खत्म होता है। ये भी 12 मंथ्स है, एंड ऑब्वियसली वो भी 12 मंथ्स है, बोथ आर 12 मंथ्स, दोनों 12-12 महीने। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 12 मंथ्स है। बात समझे? लेकिन ये जो फाइनेंशियल ईयर है, ये हमारे यहाँ पे यूज़ किया जाता है अकाउंटिंग पर्पस के लिए। हम कैलेंडर ईयर यूज़ नहीं, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग है। जैसे आप अगर आप अगर सिंगापुर चले जाओ तो वहाँ पे कैलेंडर ईयर यूज़ होता है। हमारा एक क्लाइंट है यहाँ पर दुलिया, पीसफुल इन्फोटेक करके मतलब वो एक कंपनी है, वो आईटी सॉफ्टवेयर्स बनाती है और एप्स बनाती है, बट वो एक होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी, तो पर वो एक बड़ी कंपनी की बच्चा कंपनी है, ऐसे समझ। तो जो बड़ी कंपनी है वो सिंगापुर में, जो उसका जो ओनर है यहाँ पर, वो एक्चुअली सिंगापुर की कंपनी में एम्प्लॉय था, लेकिन उसने क्या किया, फिर यहाँ आके खुद की कंपनी शुरू की। यहाँ पे है ना, तो इंजीनियर्स मिलते हो बड़े सस्ते। आप अगर सिंगापुर में जाओगे तो वहाँ पे इंजीनियर 30 गुना पैसा लेते। तो यहाँ पे समझो 10 लाख रुपए में साल भर काम करेगा आदमी, तो वहाँ पे वही आदमी 2 करोड़ रुपए लेगा, उससे कम में काम नहीं करेगा। तो वहाँ से क्या करा, इसने आइडिया लगाया कि मैं यहाँ आ जाता हूँ। यहाँ आके उसने 10-12 इंजीनियर्स को हायर किया और एक मस्त कंपनी बनी। और अब वो सिंगापुर वाली कंपनी जहाँ वो एम्प्लॉय था, उसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसके सॉफ्टवेयर मेकिंग का काम सारा वो यहाँ करता, तो वो आता है करते। तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को सिखाता है, उनसे कम पैसों में करवाता है, और ज़्यादा पैसों में सिंगापुर वाले को बेच देता है। तो उसका अकाउंटिंग हमारे पास है। तो हमको उसके ना 2 अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, जब भी हम डबल लेते हैं, लेकिन अकाउंट्स हमको 2 बार बनाने पड़ते हैं। जो उसकी धुलिया में जो कंपनी चल रही है, उसका हमको इंडियन अकाउंटिंग के हिसाब से 1 अप्रैल से 31 मार्च का पीरियड ही लेना पड़ता है, और सिंगापुर में उसको इस कंपनी के रिकॉर्ड सबमिट करने पड़ते हैं सारे। तो सिंगापुर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कैलेंडर ईयर का भी अकाउंटिंग बनाना पड़ता है। हम उसके दोनों अकाउंटिंग बनाते हैं, फाइनेंशियल ईयर भी एंड कैलेंडर ईयर। बट तो वहाँ तक जाने की जरूरत नहीं, ये तो समझो एक ओवरसीज क्लाइंट हो गया। इंडिया में बेसिकली कौन सा फाइनेंशियल ईयर, कौन सा ईयर यूज होता है अकाउंटिंग के लिए? हमेशा फाइनेंशियल ईयर। 1 अप्रैल को शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। इसीलिए तो बोलते हैं ना, मार्च एंडिंग है, अभी बहुत प्रेशर है, अभी बहुत टाइम है।
वैसे एक्चुअली कुछ होता नहीं है, वो बस बोलने के लिए होता है। आपको फ्रैंकली बोलूँ तो किसी किसी को प्रॉब्लम होता है, जिसके बहुत ज़्यादा लोन्स है, जिसपे बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ है, जिसने बहुत ज़्यादा लोन ले रखे हैं ना, उसके लिए दिक्कत वाली बात होती है 31 मार्च को। बाकी जनरल लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, लेकिन बहाना बनाने के लिए आप वो बना सकते हो कि अभी जैसे घर वाले पैसे मांग रहे तो बोल देना अरे मार्च एंडिंग है ऐसा। तो इस हिसाब से मार्च एंडिंग उसको बुलाया जाता है। ये वो मार्च एंडिंग का रीज़न है, ठीक है। अच्छा, तो जो हम यहाँ पर स्पेसिफिक पीरियड की बात कर रहे हैं, वो हम ये फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं। हमें एक फाइनेंशियल ईयर की अकाउंटिंग करनी, एवरी ईयर हम बुक्स बदल देते हैं। एकदम पहले ना ये 28 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक चलता, क्योंकि 28 अक्टूबर दिवाली आती थी, और वो दिवाली से दिवाली फाइनेंशियल ईयर माना जाता था। बट फिर बाद में हर लोग अपने अपने हिसाब से करने लगे। कोई क्या करता था 1 जनवरी से 31 दिसंबर, कोई करता था और अलग। तो गवर्नमेंट को बड़ी दिक्कत हो गई। गवर्नमेंट बोला यार हम कंपेयर कैसे करें, इसका टैक्स कितना आया, कैसे आया, ये देखना है, तो इसका फाइनेंशियल ईयर अलग, फिर इसका फाइनेंशियल ईयर अलग, तो बड़ी दिक्कत हो रही थी। लॉ पास किया गया और एक कॉमन फाइनेंशियल ईयर सभी को फॉलो करना है, कोई इसमें चेंज नहीं कर सकता। अब सबको 1 अप्रैल से 31 यही अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करना होता है, इसी को फाइनेंशियल ईयर हम बुलाते हैं, ठीक है। तो इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस साइंटिफिकली। तो बुक कीपिंग इज सिंपली एक आर्ट है, एक कला है, जो ट्रांजैक्शंस को साइंटिफिकली रिकॉर्ड करने के लिए यूज की जाती है। और कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, अभी हम ऑब्जेक्टिव्स में नहीं जा रहे, मैं शॉर्ट में आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये सारा डिस्कशन मैंने इनडायरेक्टली आपके साथ कर लिया है। जैसे टू कीप कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड, तो सारा कुछ रिकॉर्ड करके रखना है और सब एकदम एक्यूरेसी से चाहिए। तो लिखा हुआ रहेगा तो एक्यूरेट रहेगा, हर चीज़ याद नहीं रख सकते हो आप, तो आपको इसलिए बुक्स में लिखना ज़रूरी है। और बिजनेस ट्रांजैक्शन को डेट वाइज और अकाउंट वाइज। अभी अकाउंट वाइज का मतलब क्या है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये भी मेरा कस्टमर है, ये भी मेरा कस्टमर है, शी इज ऑल्सो माई कस्टमर है, शी इज ऑल्सो माई कस्टमर, लेकिन किसने कितने का गुड्स मुझसे लेके गए मुझे याद ही नहीं। प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है। हाँ, समझो जीत मुझसे 2 लाख रुपए का माल लेके गया है, लेकिन मैं उसको फ़ोन करके बोलता हूँ अरे जीत वो तेरे 2,000 रुपये ला के दे। जीत बोलता है सर 2,000 है क्या, मतलब वो कंफ्यूज होता है पहले। मैं बोलता हाँ तूने वो 2,000 के गुड्स लिए थे ना, अब वो कॉन्फिडेंट हो जाता है, हाँ 2,000 के 2,000 के, हाँ मैं कल दे देता हूँ सर। वो तुरंत आके 2,000 दे देगा, मैं जमा कर लूँगा। एक्चुअली 2,000 इनसे ले और 2 लाख उससे ले। अब मैं इनको फ़ोन करता हूँ, अरे आपके वो 2 लाख ज़रा भिजवा तो दो, बताओ कितनी गालियाँ सुननी। 2 लाख, सर मैंने आपसे 2,000 रुपये के गुड्स लिए थे और आप मुझसे 2 लाख रुपए मांग रहे हो, तो बताओ क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर। मैंने प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं किया। इसीलिए मुझे अकाउंट वाइज, मतलब एवरी पर्सन शुड बी रिकॉर्डेड प्रॉपरली, हर इंसान से जो भी लेना देना है वो एकदम प्रॉपर वे में। बात समझे। इट बिकम्स परमानेंट रिकॉर्ड फॉर अ बिजनेस एंड कैन बी यूज्ड एज अ एविडेंस। एक तो परमानेंट हो जाएंगे रिकॉर्ड्स, और बच्चों ये एज अ एविडेंस भी काम करेगा। एविडेंस का मतलब क्या बताओ, प्रूफ। ऑब्वियसली मैंने जीत से 2 लाख रुपए लेने थे, अब मैं जीत को फोन करके बोल रहा हूँ जीत 2 लाख रुपए भेज दे। जीत बोले कौन तुम, बोला कौन तुम, ऐसे क्या कर रहा, मैंने तेरे को गुड्स सेल किए, मेरे पास रिकॉर्डेड है, बिल है, सब कुछ है। नहीं मैं नहीं देता, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। ऑब्वियसली ये जो सारी मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है और मैंने प्रॉपर बिल बनाया है, इनवॉइस बनाया है, इसको मैं कोर्ट में लेके जाऊँगा, कोर्ट में जाके दिखाऊंगा, वो एज अ एविडेंस मेरे फेवर में बनेगा कि हाँ तूने जीत गुड्स सेल किया है, जीत से तुझे पैसा लेना। पर ना ऐसे तो फिर मैं अंबानी को बोल दूँ ना कि तेरे से 500 करोड़ रुपए लेने बाकी, तू दे ही नहीं रहा, चल तू कोर्ट में, और उस पर केस डाल दूँ। जज साहब वो हमने ऐसे ही बात की थी, ये मेरे को कहीं तो मिले थे, मैंने इनको 500 करोड़ के गुड्स भेजे थे पर ये पैसे नहीं दे रहे। जज बोलेगा एविडेंस, हाँ एविडेंस नहीं मैं कर जाऊँ। बात समझे। तो एविडेंस के तौर पे भी काम आएगा अकाउंट्स। और आपका प्रॉफिट लॉस, आपके एसेट्स लाइबिलिटीज, तो ये एसेट और लाइबिलिटी दो नए वर्ड आए। प्रॉफिट लॉस तो आप समझते हो, कोई बड़ी बात नहीं। एसेट मतलब क्या पता है आपको, एसेट यानी क्या, वैसे आगे मेरा ये पर जब खत्म हो जाएगा उसके बाद में हर एक टर्म को हम आराम से समझने वाले हैं। जैसे आपको बताऊँ एसेट यानी क्या, एसेट के टाइप्स होते हैं अकाउंट्स में। पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पहले मेरे को आप थोड़ा सा बताओ ना कि आपको एसेट यानी क्या मालूम है।
कोई वैल्यू हो, ओके मे बी अपन ये बोल सकते हैं कि इसकी कोई वैल्यू हो, बट चलो मैं आपसे एग्जांपल से बात करता हूँ। जिन बेंचेस पर आप बैठे हो, क्या ये बेंचेस मेरी एसेट है? ये मोबाइल फ़ोन जो मुझे रिकॉर्ड कर रहा है, क्या ये मेरी एसेट है क्या? ये लैपटॉप मेरी एसेट है? ये आईपैड मेरी एसेट है? ये मोबाइल फ़ोन मेरी एसेट है? ये प्रोजेक्टर मेरी एसेट है? ये एसीज मेरी एसेट है? ये फैंस मेरी एसेट है? आप समझ रहे हो? वो सारी चीज़ें जिन्हें मैं बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, दोज ऑल आर माई बिजनेस फिक्स्ड एसेट्स। उन्हें हम फिक्स्ड एसेट्स कहेंगे क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक यूज़ होने वाले, इसलिए इन्हें फिक्स्ड एसेट का। बात समझ में आ रही है? एसेट यानी की कुछ वैल्यू है बराबर, लेकिन के साथ साथ उसका फिजिकल एग्जिस्ट, पहली बात। दूसरी बात, आप उसको बिजनेस में यूज कर रहे हो, ये भी जरूरी है। बताओ, मेरे घर पर सम टेलीविजन लगा हुआ है 1.5 लाख रुपए, क्या वो मेरी एसेट है? सर आपकी वो पर्सनल एसेट, वो पर्सनल एसेट है, उसको हम बिजनेस में काउंट नहीं। तो आप मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर देखोगे, आप ये फर्म के देखोगे या फिर मेरे या एकेडमी के देखोगे, कहीं पे भी आपको घर पे जो टेलीविजन लगा है वो नहीं दिखेगा, घर पे जो मेरे सोफ़ा रखा हुआ है वो नहीं दिखेगा, लेकिन आपको ये बेंचेस ज़रूर दिखेगी, मोबाइल फ़ोन दिखेगा आपको, इस लैपटॉप दिखेगा, ये टेबल, ये फर्नीचर दिखेगा, स्क्रीन दिखेगी, एसी दिखेगी, ये सब दिखेगा। लेकिन मेरे घर पे भी एसी लगा हुआ है, वो थोड़ी दिखेगा, क्योंकि वो मेरी पर्सनल है। तो ये हम धीरे धीरे बाद में एसेट पे डिस्कशन करेंगे। और लाइबिलिटी यानी क्या? फिर कॉमन सेंस, लाइबिलिटी यानी क्या? एसेट मतलब मेरा कुछ तो भी बेनिफिट या फिर वो चीज़ मेरे लिए पैसों में कन्वर्ट हो सकती है, वो हो गई मेरी एसेट। लाइबिलिटी यानी क्या? किसी को पैसे देने बाकी है, मैंने बैंक से 1 करोड़ का लोन लिया हुआ है, उसी से ये सब खरीदा है, तो ये सब मेरी एसेट हो गई, लेकिन बैंक को 1 करोड़ देना भी तो, वो मेरी लाइबिलिटी, उसे लाइबिलिटी कहते हैं। अच्छा, सिंपल लेते हैं ना, आपसे मुझे पैसे लेने हैं, ये मेरी क्या है? एसेट। इट इज ऑल्सो एसेट, ये बाद में हम सीखेंगे। लेकिन आपको मुझे पैसे देने हैं, तो आपके लिए ये क्या है? सिंपल बात, बात समझे? यस। तो एसेट और लाइबिलिटी के टाइप्स होते हैं, उस पर बाद में हम आएंगे, मैं सारे एग्जांपल के साथ आपसे बात करूंगा। एंड दैट्स इट, बाकी तो कुछ नहीं है, सब ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि आप कंपैरिजन वगैरह कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा मामूली थ्योरी बचा है, कल हम थ्योरी खत्म करेंगे, प्रैक्टिकल पार्ट पे हम जंप करेंगे, फिर कल मिलेंगे आपसे सेम टाइम सेम प्लेस। बाय, टेक केयर।